लास्ट की वीडियो में आपको मैंने पढ़ाई दिया, ये थर्ड पॉइंट है एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या चेंजेस किए गए तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में क्या चेंजेस किए गए, पहले क्या था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में और एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में ये था कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो थे और जो दूसरे दो प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर हैं, मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर हैं, उनके साथ 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिल थे, ठीक है। और उस 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिल के बगैर डिसीजन के कोई वो लॉ या कोई भी बिल नहीं पास कर सकते थे, ठीक है। अगर मान लीजिए कि गवर्नर कोई बिल पास करना चाहता है या कोई लॉ पास करना चाहता है तो उसके लिए उसे कम से कम 2 एग्जीक्यूटिव काउंसिल का वोट चाहिए होता था ताकि वो बिल या लॉ वो पास हो सके, ठीक है। तो उसमें चेंजेस किए गए। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में 3 एग्जीक्यूटिव काउंसिल दिए गए और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को साथ में वीटो पावर भी दे दिया गया, ठीक है। इससे रिलेटेड मैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट उसमें सेंट्रल लेजिस्लेशन जो नेक्स्ट पॉइंट है उसको मैं पढ़ाऊंगी। बट ये आप समझ लो कि 4 से 3 हो गया। पिट्स इंडिया एक्ट में 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिल में से 3 एग्जीक्यूटिव काउंसिल कर दिए गए, ठीक है। तो सेंट्रल लेजिस्लेशन में क्या चेंजेस हुए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के साथ और दोनों प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर हैं उनके 3 एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुए। तो सेंट्रल लेजिस्लेशन की बात कर रहे हैं तो उसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के साथ 3 एग्जीक्यूटिव काउंसिल को रखा गया, 4 से 3 कर दिया गया। और फिर क्या होगा कि गवर्नर को अगर कोई बिल पास करना होगा या कोई लॉ पास करना होगा तो उसमें उसे कम अगर एक का भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल का सपोर्ट मिल गया तो वो ड्रॉ हो जाएगा, 2 इधर 2 उधर, ठीक है। और साथ के साथ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को वीटो पावर भी दे दिया गया है, ठीक है। मतलब एक भी अगर उसके फेवर में हो गया एग्जीक्यूटिव काउंसिल तो वीटो पावर के थ्रू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अपना लॉ या बिल पास कर सकते हैं, ठीक है। ये सेंट्रल लेजिस्लेशन के लेवल पे हो गया। प्रोविंशियल लेजिस्लेशन के लेवल पे जैसे मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी पे भी सेम लाइन है। जैसे गवर्नर जनरल है उनके साथ 3 एग्जीक्यूटिव काउंसिल, इसमें से एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है वो कमांडर इन चीफ है। सेम है कि अगर भाई कोई भी एक फेवर में हो गया तो लॉ पास हो सकती है, राइट। अब ये देखिए रेवेन्यू में क्या चेंजेस किए गए। पिट्स इंडिया एक्ट आप पढ़ के जाना, पिट्स इंडिया एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मेजर चेंजेस किए गए थे। तो ये देखो पिट्स रेवेन्यू में क्या क्या चेंजेस किए गए। पहले क्या था कि कॉमर्शियल ट्रेड हो या कॉमर्शियल ट्रेड के थ्रू जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा था वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी का होता था। प्लस जो टेरिटोरियल पोजीशन उसने ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो इंडिया में मतलब कैप्चर की थी तो उसमें उससे जो टैक्स वो कलेक्ट करते थे वो भी उससे भी जो रेवेन्यू जनरेट होता था वो भी आता था, प्लस सॉल्ट टैक्स, राइट। बट यहाँ पे एक चेंजेस किया गया, जैसे कॉमर्शियल ट्रेड के थ्रू जो होता था वो तो ईस्ट इंडिया कंपनी का होता था, बट रेवेन्यू जनरेट जो टेरिटोरियल पोजीशन से ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी उसका टाइटल चेंज करके ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया कर दिया गया। मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट अब डायरेक्टली टैक्स जो कवर होगा तो ब्रिटिश पोजीशन यहाँ पे चेंज कर दिया गया, प्लस सॉल्ट टैक्स। तो ये था पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मैं शॉर्ट और सिंपल स्टोरी बताने की आप लोगों को कोशिश करती हूँ। आप लोगों की हेल्प और सपोर्ट की मुझे रिक्वायरमेंट है कि आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, वीडियो को देखिए। काफ़ी सिंपल लेमन लैंग्वेज में मैंने बनाया हुआ है, तो आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू।